दोस्तों, टैक्स की कालाबाजारी किसे कहते हैं हमारे देश भारत से सीखना चाहिए और सारे देशों को। दोस्तों, टैक्स के रूप में हमारे देश में किस तरीके से लूटा जा रहा है हम इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करेंगे। अगर एक दोस्तों कोई इंसान एक गाड़ी खरीदता है तो उसका 20% के हिसाब से उसे टैक्स देना पड़ता है, 20 से 30%। अगर यदि कोई गाड़ी 10 लाख का है तो उसे 2 लाख रुपए तक का टैक्स देना पड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये जो टैक्स है इसे रोड टैक्स कहते हैं। रोड टैक्स देता है। अब मान के चलिए कोई इंसान अगर यदि रोड टैक्स दे दिया तो उसे रोड में कभी टैक्स नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हद है हमारे देश में, जहाँ पर भी जाए उसे टोल प्लाजा कहते हैं, टोल टैक्स देना होता है। क्या दोस्तों, जब रोड टैक्स दिया हुआ है तो टोल टैक्स देना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स का भी अलग से टैक्स देना पड़ता है। मेडिसिन पे टैक्स है, यानी कि हमारे देश में एक एक चीज पर टैक्स है। दोस्तों, दुख टैक्स देने में नहीं लगता, दुख इस बात का लगता है कि जब आप टैक्स दो और आपको सही चीजें ना मिले। आप रोड टैक्स दे रहे हो लेकिन आपके लिए सड़क सही नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आप शिक्षा के लिए टैक्स दे रहे हो लेकिन आपके बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। आप गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजोगे तो वहाँ पर अच्छा से पढ़ाई ही नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं अपने तरीके से प्राइवेट स्कूल ही भेजना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए। चाहे अपने हिसाब से टेक्निकल डिग्री लेना चाहे, टेक्निकल पढ़ाई करना चाहे, तो आपको प्राइवेट जगह को अपनाना ही पड़ेगा। जब एक कोई इंसान बीमार पड़ जाता है तो ज़्यादातर वो लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने लोगों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएं। प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे तो जान बचने की चांस ज़्यादा रहता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग कराना नहीं चाहते हैं। इसका रीज़न यही है दोस्तों कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स बनते जा रहे हैं सारे के सारे निकम्मापंती करते जा रहे हैं, जिससे हमारे देश में जितने भी टैक्स पेयर हो, इनफैक्ट जितने भी आम जनता है, उसको बहुत दिक्कत होता है, उसे बहुत परेशानियां उठाना पड़ता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में टैक्स देना एक पाप काम कैसे होता जा रहा है। भारत में टैक्स देना नेताओं का जेब भरने का काम कैसे होता जा रहा है। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे पूरी सच्चाई के साथ। तो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स के बारे में। क्या दोस्तों, आज से हजारों साल पहले टैक्स नहीं लिया जाता था या फिर लिया जाता था? इस सभी के बारे में हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो टैक्स सिस्टम है वो अब लागू है या फिर बहुत पहले से ही था। दोस्तों, मैं बता दूं, इसको मैं 3 हिस्सों में बताने जा रहा हूँ। इतिहास में सबसे पुराना मौर्य एवं चाणक्य के समय का, उसके बाद मैं मुगल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं अंग्रेजों के समय का टैक्स सिस्टम बताऊंगा, उसके बाद आज़ादी के बाद का टैक्स सिस्टम बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों प्रेजेंट में जो टैक्स का हालत है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय पर भी टैक्स लिया जाता था। उस समय पूरा भारत देश में कोई बहुत ऐसे बड़े उद्योग नहीं चलते थे, बहुत सारा ऐसा कुछ फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस समय भी जनता से एवं भूमिहारों से, जो किसान काम करते थे, उनसे लिया जाता था टैक्स 1/6, यानी 6 में से 1 हिस्सा हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और 1 हिस्सा को, और बाकी 5 हिस्सा को हमें अपने पास रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों समय आगे बढ़ता है। उसके बाद हमारे देश में मुगलों का आक्रमण होता है। मुगलों का आक्रमण के बाद हमारे देश में टैक्स बढ़ जाता है और दोस्तों धार्मिक कर भी लिया जाता है, जिसे हम लोग जजिया के नाम से जानते हैं। जजिया एक टाइप का टैक्स हुआ करता था जो मुगल भारतीय हिंदू से लिया करते थे कि अगर यदि आप हिंदू ही रहोगे, मुसलमान नहीं बनोगे, तो आपसे टैक्स लिया जाएगा, जिसको बोलते थे जजिया कर। और इन्हीं कर और इन्हीं टैक्स की वजह से जितने भी भारत में बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स बने हैं सब जजिया कर से ही बने हैं दोस्तों। इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, जब मुगल भारत में आए थे तो इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था कि जमीन से रिलेटेड जितने भी टैक्स हो उसको बढ़ा दिया जाए, और इन्होंने जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टैक्स को बढ़ाने का प्रयास किया। और जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे उनके साथ में जोर जबरदस्ती करना मुगलों की फितरत में होती थी। इसके बाद दोस्तों अंग्रेजों का शासन आता है। अंग्रेजों का शासन आने के साथ में वो लोग जनता के साथ में डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया करते थे। पहले जितने भी मुगल थे और जितने भी पहले राजा महाराजा शासन किए, वो जनता से ही डायरेक्ट टैक्स लिया करते थे। जनता में गांव के लोग एक जगह टैक्स इकट्ठा करते थे कि इस बार का खेती में इतना हुआ, तो 1/6 जमा करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद वैसा सिस्टम पूरी तरीके से हट गया। लेकिन ये सबसे डेंजरस बात थी, जब अंग्रेज भारत में टैक्स वसूलते थे तो वो क्या करते थे, एक टैक्स कलेक्टर रखते थे जो क्या करता था, टैक्स को कलेक्ट करने का काम करता था। और वो उसके ऊपर पे ही वो अंग्रेज टैक्स कलेक्टर के ऊपर में ही दबाव डालते थे, और जितने भी जमींदार और भूमिहार हुआ करते थे उनके ऊपर में अंग्रेज जो थे वो टैक्स लगाते थे कि आपका काम है कि जनता से आप टैक्स ला के हमें दो। इसका कारण ये होता था दोस्तों कि वो लोग बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलने लगे थे। कारण क्या था कि जिसकी वजह से दोस्तों पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे किसान थे वो सुसाइड करने लगे थे, क्योंकि पैदावार ज़्यादा इसके बाद दोस्तों देश आज़ाद हो जाता है 1947 में। अब हमें लगा था कि जैसे देश आज़ाद हो जाएगा उसके बाद हमें लगा था कि देश आज़ाद होने के बाद ये टैक्स सिस्टम तो हटेगा, लेकिन अब मैं जो आपके सामने आंकड़ा रखने जा रहा हूँ जिससे दोस्तों आप हैरान नहीं होइएगा। वर्ष 1947 में देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद पहले प्रधानमंत्री 1950 में हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं।
जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहला उनका नारा हुआ करता था, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, वर्ष 2014-15 से पहले जितने भी प्रधानमंत्री भारत देश के प्रधानमंत्री बनते थे उनका पंचवर्षीय योजना हुआ करता था। पंचवर्षीय योजना का मतलब जब वो आते थे सत्ता पर तो पहले ही 5 साल में क्या क्या करना है वो तय करते थे और रोड मैप बनाते थे कि मैं आने वाले 5 साल में इस चीज़ को करूँगा, इस चीज़ को अप्लाई करूँगा। इसके बाद दोस्तों 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950 और 1955 में सबसे पहले यह नारा दे दिया था कि देश में सबसे पहले मैं गरीबी खत्म करूँगा। दोस्तों ये अच्छी बात थी, लोगों को लगा कि ये देश से गरीबी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और इसको लेकर के इन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट किया। जो गोरे अंग्रेज लिया करते थे वही टैक्स सिस्टम को इन्होंने बरकरार रखा और काले अंग्रेज बन करके लूटना स्टार्ट किया। और दोस्तों टैक्स किस प्रकार था मैं आपको बताता हूँ। आपको जानते हुए हैरानी होगी दोस्तों कि जब हमारे देश में 20 वर्षों तक 1950 से लेकर के 1975 तक लगभग 25 वर्षों तक हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही ऐसे प्रधानमंत्री थे वो राज किए और उसमें से ज़्यादातर गांधी परिवार की फैमिली में से थे, नेहरू परिवार की फैमिली में से थे। और इन्होंने टैक्स पता है कितना वसूल किया था? 97.5% टैक्स था। यानी कि अगर यदि किसी चीज़ को बेच करके मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ तो उसमें से 97 पैसे मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इस तरीके का टैक्स हुआ करता था और जितने भी टैक्स पेयर थे उनका यहाँ पर दम घुटता था। रीज़न मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक इंसान अगर एक प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेचता है तो उसे अपने नई फैक्ट्री नए इनोवेशन के लिए उसे कुछ पैसे बचाना पड़ता है। अगर यदि वो 1 रुपये का प्रॉफिट में से अगर 97 पैसे या फिर 100 रुपये के प्रॉफिट में से 97 रुपीज़ अगर यदि वो गवर्नमेंट को दे रहा है तो उसके पास सिर्फ 3 रुपये बचते थे, 2 या 3 रुपये बचते थे। उस 2 या 3 रुपये से वो कैसे डेवलप करेगा? नौकरी ज़्यादातर मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी तब मिलेगा जब एक अमीर आदमी अपना इंडस्ट्री अपना डेवलपमेंट ज़्यादा करेगा। पर दोस्तों गांधी परिवार ने और इंदिरा गांधी और जितने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने इस बात को कभी नहीं समझा। इन्होंने टैक्स के रूप में सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जितने भी बड़े लोग थे उनको लूटा, उनको एक्सपेंड करने से रोका गया और बाहर के जितने भी निवेशक थे उनको भी रोका गया। दोस्तों मैं बता दूं 20 वर्षों तक, याद रखिए कि 20 वर्षों तक 97% था ये कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था। जरा सोच सकते हैं कि इस टैक्स से जनता को गरीबी मिटाओ का नारा दिया गया, लेकिन टैक्स पेयर ज़्यादा थे ही नहीं तो गरीबी मिटेगा कैसे? इसके बाद दोस्तों समय आगे बढ़ता है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन होता है 1991 में और इसमें जितने भी उस समय भी दोस्तों कांग्रेस का ही राज हुआ करता था और उस समय वित्त मंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को कभी कोई नेता ज़्यादा बुराई नहीं करता है क्योंकि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन करते समय बहुत ज़्यादा भारत देश की मदद की। दोस्तों जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहयोग से ग्लोबलाइजेशन हुआ उस समय हमारे भारत के मार्केट को पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया ताकि विदेश के जितने भी निवेशक हैं वो भारत पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो परसेंटेज पहले था जो 97% प्लस लिया जाता था टैक्स के रूप में, उस इनकम टैक्स को घटा करके 30% कर दिया गया, जो कि जो टैक्स पेयर थे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा था। और दोस्तों ये करना किस लिए पड़ा? क्योंकि इसलिए पड़ा और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि भारत पर बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव पड़ रहा था, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था और दोस्तों ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू सामने आ रहा था कि लोग टैक्स जमा ना करके ब्लैक मनी के रूप में उसे जमा करते थे। यह कि 2004 से 2014 तक में जितने भी टैक्स को लेकर के बढ़ोतरी या फिर घटा है उसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। इनकम टैक्स को 2-3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। सबसे पहले 10%, 20% और 30%। जो इंसान 0 से लेकर के 2.5 लाख तक कमाते थे सालाना उनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था, उनको टैक्स में छूट मिलता था, उनको वैसा कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि जितने भी लोग ज़्यादा कमाते थे, 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते थे, उनको टैक्स देना पड़ता था 10% से प्लस और 30% तक। हालांकि दोस्तों वर्ष 2014 आते आते तक में इस परसेंटेज को घटा करके बढ़ा दिया गया जिसे 12.4% तक के आसपास में रखा गया 2014 तक। और ये टैक्स का बहुत बड़ा चोरी हुआ करता था क्योंकि उस समय इस तरीके का यूपीए की सरकार में दोस्तों उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुआ करती थी, उस समय टैक्स कहीं अलग अलग पार्ट हुआ करता था। जैसे किसी ने उस प्रोडक्ट को बेचा सेल टैक्स, किसी ने उसको परचेज किया उसके बाद इनकम टैक्स, जितने भी टैक्स हुआ करता था एक ही सामान पे अलग अलग टैक्स लगता। और एक्साइज ड्यूटी नाम का भी एक टैक्स होता था जो उसके साथ में ही लगता था। इसके बाद दोस्तों वर्ष 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज होता है और जब ये गवर्नमेंट देखती है कि सेल टैक्स अलग हो रहा है, परचेजिंग टैक्स अलग हो रहा है,
उसके बाद उसका एक्साइज ड्यूटी अलग लग रहा है, इनकम टैक्स अलग लग रहा है। तो गवर्नमेंट देखते हुए इसे क्या करती है कि सभी को एक टैक्स का नाम देती है, उसका बोलते हैं जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो टैक्स था, ये एक्चुअल में दोस्तों ये टैक्स अभी भी चल ही रहा है। और ये जो इनकम टैक्स को हमने जीएसटी का रूप दिया, इसमें क्या था कि जितने भी वैट लगता था, ठीक है, जितने भी इनकम टैक्स बाहर से लगते थे, उसको सभी को एक फॉर्म में लाया गया, उसका नाम दिया गया जीएसटी। और इसे दोस्तों और तोड़ा गया 0%, 5%, 10%, 12%, 20%, 28 और 30%। इससे दोस्तों जो चीज़ें थी वो सिंपल हो गई। जितने भी लोग टैक्स की चोरी करते थे वो सीधा टैक्स जमा करने लगे और धीरे धीरे करते करते ऑनलाइन होने लगा, ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन होने लगे, जिससे जितने भी ट्रांजैक्शन हुआ करता था वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास जाता था। और पहले लोग क्या करते थे, सोने को अब या फिर चांदी को अपने घर पर रखते थे ज़्यादातर। उसे भी गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसे बैंक में जमा कराइए, बदले में आप इसके बदले कैश लेके जाइए और जिस दिन आपको कैश पूरा हो जाएगा आप उसे जमा करा सकते हैं और अपना गोल्ड ले जा सकते हैं। तो गोल्ड नाम का भी गोल्ड लोन स्टार्ट किया गया। ऐसे जितने भी पहले पंचवर्षीय योजना हुआ करता था उसे खत्म कर दिया गया और बहुत सारे ऐसी योजनाओं को आगे लाया गया और ये बोला गया कि जब देश को आगे बढ़ाना है स्पीड से, तो 5 वर्षीय योजना या पंचवर्षीय योजना से लाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 50-60 योजनाओं को हमें आगे लाना पड़ेगा। दोस्तों जीएसटी का फायदा, दोस्तों जीएसटी जब आया उसका ये फायदा हुआ कि जितने भी लोग टैक्स चोरी करते थे वो टैक्स डायरेक्ट जमा करने लगे। और पहले जितना कॉर्पोरेट टैक्स 97% प्लस हुआ करता था उसे घटा करके 22, उससे पहले दोस्तों घटा करके 30% किया गया था, लेकिन उसे फिर से घटा करके 22% किया गया। इससे दोस्तों लोगों को फ्लैट, जमीन, गाड़ी, घर खरीदने में बहुत आसानी होने लगा। दोस्तों ये तो टैक्स की बातें हो गई। जितने भी हमारे देश में नेता बने, राजनेता बने, सभी ने टैक्स को तो अपने अपने हिसाब से ले लिया और उन्होंने क्या क्या किया और आज तक हमें पता नहीं। लेकिन अब हम अपने आंकड़े अपने सामने रखते हैं। दोस्तों जब कोई इंसान टैक्स देता है, खास करके टैक्स पेयर, तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्टेशन करता है कि उसके लिए रोड सही होगा। पर दोस्तों हमारे देश में रोड सही होता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे होते हैं, लोग वहाँ पर जाना प्रेफर नहीं करते। दोस्तों इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा ही, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूँ। मैं ये बातें बताना चाहता हूँ कि देश में टैक्स इतना ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन उसका सही समय पर लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। बड़े से बड़े ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी करंट नहीं पहुंचा है। बहुत ऐसे पिछड़े राज्य हैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है और लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर्स भी इतना कम होता चला जा रहा है कि वो लोग सिविक सेंस नाम का कोई चीज़ ही नहीं बचा। उन लोगों का सिविक सेंस इतना जीरो हो गया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के सिविक सेंस और हमारे देश में टैक्स पेयर जितने भी टैक्स दे रहे हैं उन सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बता दूँ कि जितने भी लोग टैक्स देते हैं वो एनुअली मतलब साल भर में 12 लाख से ऊपर कमाते हैं। 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, करोड़ों तक जाता है, उससे ऊपर तक जाता है। आप में से इतना बताइए, क्या लाखों कमाने वाले, करोड़ों कमाने वाले अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल भेजते हैं? नहीं भेजते। क्या लाखों करोड़ों कमाने वाला इंसान अपने घर में किसी को बीमार पड़ जाने पर क्या वो प्राइवेट अस्पताल जाता है या गवर्नमेंट अस्पताल जाता है? वो कभी भी गवर्नमेंट अस्पताल जाता ही नहीं है। जब वो इंसान गाड़ी खरीदता है तो जब उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, तब उसे लगता है कि जब मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, साल भर में मैं टैक्स जमा कर रहा हूँ, ना मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ना मैं अपने घर वाले या फिर फैमिली वाले को मैं हॉस्पिटल भेज पा रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज नहीं पा रहा हूँ, तो इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? दोस्तों टैक्स देना कोई बुरी बात नहीं है, टैक्स देने के लिए कोई इंसान पीछे भी हटता है, लेकिन बुरा उस इंसान को तब लगता है जब जो पैसा वो जमा किया है, जो पैसा वो देश के लिए दिया है, उसका वो इस्तेमाल भी ना कर पाए। बुरा उसे तब लगता है जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे वो इंसान मर जाता है। बुरा उसे तब लगता है जब इमरजेंसी पड़ती है, तब कुछ लोगों के करप्शन की वजह से सड़क दुर्घटना हो जाती है। ये दोस्तों जितने भी दुर्घटनाएं घटती है, कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसे अमीर लोगों को आहट पहुंचती है जिससे वो हमारे देश को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों दुबई इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप देख सकते हैं दोस्तों दुबई किस तरीके से डेवलप किया, किस तरीके से दुनिया भर में आगे बढ़ा। वहाँ पर टैक्स नाम का जीरो, वहाँ पर बहुत कम टैक्स लिया जाता है, जिसकी वजह से जितने भी दुनिया के अमीर लोग हैं वहाँ पर दुबई चलते हैं। तो क्या दुबई से सऊदी अरब को डेवलपमेंट नहीं मिलता? क्या दुबई से यूएई को डेवलपमेंट नहीं मिलता? जरूर मिलता है दोस्तों। पूरा दुनिया में जितने भी ऑयल रिजर्व है वो सऊदी अरब में है, लेकिन सऊदी अरब में ऑयल को लेकर के उनका जीडीपी जो है वो बहुत कम है, लेकिन जितने भी टूरिस्ट के रूप में वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उनका उससे जीडीपी बहुत ज़्यादा चलता है। दोस्तों मैं बता दूं भारत भी इस तरीके से अपना सकता है, लेकिन ज़्यादातर टैक्स इस तरीके से टैक्स की चोरी होगी तो भारत आने वाले 100 साल में भी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा।
और दोस्तों यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को सही करना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि प्राइवेट स्कूल में जाने वाले टीचर की सैलरी जो देखते होंगे 15 से 20 हज़ार रुपया मिलता है, और वो लोग जी जान लगा करके बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। वहीं गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी टीचर पढ़ाते हैं मोर देन 1 लाख प्लस उनकी सैलरी होती है, लेकिन कभी भी वो उनके स्कूल से निकले हुए बच्चे बड़े लेवल पर कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। दोस्तों हमें आगे आकर के ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना पड़ेगा जो लोग टीचिंग लाइन को अच्छे से कवर कर सकें, और जितने भी उससे गवर्नमेंट के हिसाब से पैसे मिलते हैं उनका भी वो देख रेख कर सकें। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे देश में निकम्मापन बहुत ज़्यादा है और टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा होती है, और उससे भी ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट बात, करप्शन बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुका है। करप्शन इतना ज़्यादा होता है जिससे यहाँ की जनता जितनी भी है वो त्राहिमाम कर चुकी है, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो ब्रिजेस बनाना हो, चाहे वो किसी तरीके से। आए दिन आप न्यूज़ में सुनेंगे कि हमारे देश में ब्रिज गिर गया, हमारे देश में रोड धंस गया, हमारे देश में कंस्ट्रक्शन खराबी हो गया। दोस्तों कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम की फेलियर है, जिससे बताता है कि हमें अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके ही आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें ऐसे करप्शन को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे देश में जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें से बहुत ऐसे जगह होते हैं वो 2 से 3 साल के अंदर में खराब होने लग जाते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन है करप्शन। करप्शन जितना ज़्यादा होगा उतना खराब प्रोडक्ट से हमारे देश में रोड बनेगा और इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों हमारे देश में टैक्स पेयर की कमी नहीं, आज भी हमारे देश में टैक्स इतना आता है कि इससे हमारा देश बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है, लेकिन इसका सही समय पर सही जगह पर इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। और दोस्तों मैं जाते जाते इतना बता दूं कि हमारे देश के जितने भी टैक्स सिस्टम है उसे और कम करना चाहिए, ताकि जितने भी बाहर से इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया पर आएँ और अपना इन्वेस्ट करना चालू करें, ना कि ब्लैक मनी के रूप में, या तो फिर ना ही वो लोग काला बाजारी करें पैसों का, ना ही इस तरीके से करप्शन करें। दोस्तों इसके लिए हमें शिक्षा व्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें सिविक सेंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। किस तरीके से भारतीयों का सिविक सेंस खराब हो गया है, हम लोग आने वाले समय पर एक सिविक सेंस के ऊपर एक वीडियो जरूर लाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।